नमस्कार। समाजशास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना था समूह क्या है, समूह की विशेषताएं क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा। तो हम जानते हैं कि किसी भी समूह का निर्माण कैसे होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अपने सामान्य हित या उद्देश्यों को लेकर के वे एक दूसरे के साथ जब अर्थपूर्ण अंतःक्रिया के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं, तो इस प्रकार से बनने वाले समूह को हम सामाजिक समूह कहते हैं। अब हम जानें कि समूहों का वर्गीकरण, इनके समूहों का प्रकार, किस किस आधार पर हम समूहों को बांट सकते हैं या उनके निर्माण के आधार क्या है। तो समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूहों को वर्गीकृत करना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। फिर भी हमारे बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इसे अपने एक आधार मान करके मानव समूहों का वर्गीकरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वर्गीकरण के आधार के रूप में सदस्यों की संख्या के आधार पर हो सकता है, स्थायित्व के आधार हो सकता है, हम की भावना के आधार पर, आकांक्षा के आधार पर, प्रकार्य के आधार पर और सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सदस्यों की संख्या के आधार पर समूहों का वर्गीकरण। तो इसे जॉर्ज सिमेल, जॉनसन और होम्स ने छोटे समूहों को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है। इसमें इसके आधार छोटे समूह भी हो सकते हैं और बड़े समूह भी हो सकते हैं। एक समूह में सामाजिक संबंध किस प्रकार के होंगे, ये उस समूह में सदस्यों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। होम्स ने स्वयं 5 छोटे समूहों का अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि मनुष्य की समाज में ऐतिहासिक निरंतरता केवल छोटे समूहों के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार मैकाइवर और पेज ने भी राष्ट्र और प्रांत जैसे बड़े समूहों का भी उल्लेख किया है, जिसमें 5 से अधिक बहुत सारे लोग होंगे तो वह बड़े समूह होगा। दूसरा आधार बताया स्थायित्व के आधार पर समूहों को स्थायी और अस्थायी समूह के रूप में वर्गीकृत, कि कोई समूह है कितना स्थायी है, तो उसकी प्रकृति क्या है। तो कुछ समूहों की प्रकृति जो सार्वभौमिक होते हैं, हमेशा स्थायी होते हैं, और कुछ अस्थायी होते हैं। अब स्थायी समूह के अंतर्गत जैसे परिवार है, तो परिवार हमेशा स्थायी होता है। हमारे नातेदारी समूह है, शिक्षण संस्थान है, इन सभी को हम स्थायी समूह के अंतर्गत मानते हैं। वहीं भीड़ है, श्रोता समूह है, तो वह समूह अस्थायी समूह है। भीड़ है, कुछ समय के लिए एकत्रित होगी, भीड़ का कोई स्वरूप नहीं होता है, लेकिन वह एक लोगों का एक समूह है, तो वह अस्थायी प्रकार का समूह हो गया। बोटोमोर ने स्थिर और अस्थिर समूह के बीच में एक विशेष प्रकार का समूह अर्ध समूह या आभासी समूह का भी उल्लेख कहा है। उन्होंने इन दोनों के बीच में एक अन्य समूह माना है, जिसको आभासी समूह के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह है, आयु समूह है, लिंग समूह है, इन सभी को अर्ध समूह के उदाहरण के रूप में बोटोमोर ने माना है। उसके बाद में आता है अंतः समूह है और बाह्य समूह है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। कोई भी समूह है अंतः समूह होगा या बाह्य समूह होगा, ये डिपेंड करता है उन सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली हम की भावना के आधार पर, कि किस समूह में के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है और किस में नहीं। तो हम की भावना के आधार पर बनने वाले समूह को अंतः समूह या बाह्य समूह के रूप में बांटा जाता है। अंतः समूह या बाह्य समूह का वर्गीकरण समनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन्होंने 2 प्रकार के समूह बताए, एक अंतः समूह और एक बाह्य समूह। अंतः समूह को उन्होंने हम समूह कहा और बाह्य समूह को वे समूह के नाम से दिया। यानी हम समूह यानी कि जिनमें अंतः समूह, हम समूह, हम की भावना जिसमें पाई जाती है, वो अंतः समूह के अंतर्गत आया। अब एक अंतः समूह के सदस्यों में आपस में हम की भावना पाई जाती है और इसी भावना के कारण अंतः समूह के सदस्यों में हमें एकता देखने को मिलती है। एक अंतः समूह के सदस्य अपने समूह को सर्वश्रेष्ठ व दूसरे अन्य समूह को हीन मानते हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप है, हमारा समूह वो उच्च है, श्रेष्ठ है, जबकि सामने वाला या दूसरा समूह हमारे समूह की तुलना में निम्न है। एक अंतः समूह
के सदस्य व्यवहार में सामान्य नियमों का पालन करते हैं और इन्हीं नियमों के द्वारा वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। जब हम बाह्य समूह पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि इस समूह में वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक अंतः समूह में भी पाई जाती हैं। अतः अंतः समूह और बाह्य समूह एक दूसरे के विपरीत विशेषताओं वाले समूह न होकर के केवल हम की भावना के आधार पर हम समूह और वे समूह पर आधारित होते हैं। जिनमें हम की भावना पाई जाती है वो अंतः समूह है और जिनमें वे की भावना पाई जाती है वो बाह्य समूह कहलाते हैं। दोनों का अपना अपना सापेक्षिक दृष्टि से काफी महत्व पाया जाता है। स्वयं का राष्ट्र हमारे लिए अंतः समूह हो जाता है और अन्य राष्ट्र हमारे लिए बाह्य समूह के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार ओकबर्न और निमकोफ ने कहा कि अंतः समूह के सदस्यों के लिए सहानुभूति और सहकारिता की भावना पाई जाती है, जबकि वहीं बाह्य समूह या वे समूह के सदस्यों में विरोध की भावना पाई जाती है। उनके प्रति घृणा होती है, संदेह होता है आदि के भाव हमें देखने को मिलते हैं। रॉबर्ट बी स्ट्रीट ने समूह के बारे में लिखा है कि अंतः समूह और बाह्य समूह कोई वास्तविक समूह नहीं होते। एक व्यक्ति हम और वे सर्वनामों का प्रयोग करता है और स्वयं उन्हें बना लेता है। इन समूहों के संबंध में बी स्ट्रीट ने कहा कि प्रथम अंतः समूह बाह्य समूह को दकियानुस और पिछड़ा हुआ समझता है। हमें अपने समूह के सदस्यों में अनेक अंतर दिखाई पड़ते हैं, परंतु बाह्य समूह के सभी सदस्यों को हम एक समान मानकर चलते हैं। अंतः समूह के सदस्यों के प्रति हमारे व्यवहार में अंतर पाया जाता है, जबकि बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति हमारा व्यवहार हमेशा एक समान पाया जाता है। वहीं दूसरे उन्होंने बताया कि बाह्य समूह वे काल्पनिक या वास्तविक खतरे के अंतः समूह में एकता और सुदृढ़ता बढ़ती है। जब कभी किसी बाह्य समूह के खतरे का डर होता है तो अंतः समूह में एकता और अधिक सुदृढ़ हो जाती है। फिर आता है प्रकार्य के आधार पर। प्रकार्य के आधार पर कि व्यक्तियों की उनकी प्रकार्यात्मकता के आधार पर समूह का बांटना। व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों या समूहों का निर्माण करना पड़ता है। जैसे व्यक्ति की शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए शैक्षणिक संस्थान है, व्यवसायिक संस्थान है, राजनीतिक संस्थान है, बौद्धिक संस्थान, मनोरंजनात्मक संस्थान आदि कई प्रकार के संस्थान, आर्थिक संस्थान। तो ये व्यक्ति की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। नगरों में अनेक शिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक संघ, राजनीतिक संघ, संगीत, क्लब, मंडली, खेल समूह आदि हमें अनेक प्रकार के प्रकार्यात्मक संघ या समूह देखने को मिलते हैं। इस संबंध में गिडिंग्स और गिलिन ने कहा कि समूह को उनकी सदस्यता यानी उनकी इच्छा के आधार पर ऐच्छिक समूह या अनैच्छिक समूह के रूप में हम समझ सकते हैं। ऐच्छिक समूह वे होते हैं जिनकी सदस्यता व्यक्ति अपनी इच्छा से प्राप्त करता है। वहीं अनैच्छिक समूह वे होते हैं जिनकी सदस्यता व्यक्ति की इच्छा न होते हुए भी उन्हें उनकी सदस्यता रखनी पड़ती है। इसके बाद में आता है संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। अब इस प्रकार के समूह, रेफरेंस समूह, संदर्भ समूह का निर्धारण का आधार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। संदर्भ समूह की अवधारणा को सर्वप्रथम मर्टन ने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि अपने उस समूह को संदर्भ समूह मानना है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन वह उसका सदस्य बनने की इच्छाएं या आकांक्षाएं हमेशा रखता है और ये आकांक्षा उसकी मनोवृत्ति, उसके मूल्यांकनों और व्यवहार को हमेशा प्रभावित करती है। प्रमुख विद्वान स्टाउफर और उसके साथियों ने अमेरिका सिपाहियों की आकांक्षाओं, व्यवहार और कुंठाओं का अध्ययन किया और उन्हें संदर्भ समूह के साथ जोड़ने का प्रयास किया। संदर्भ समूह को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा कि शेरिफ ने कहा कि संदर्भ समूह वे समूह होते हैं जिनमें व्यक्ति अपने को समूह के सदस्य के रूप में संबंधित करता है अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति उससे संबंधित होने की आकांक्षा रखता है। तो ये समूह वह समूह होता है जिसके आदर्श, मूल्य, आचरण, प्रतिमान आदि को हम अपना आदर्श मान लेते हैं और इसलिए हम उस समूह को
हम मनोवैज्ञानिक रूप से उस समूह के से संबंधित अपने आप को संबंध बनाए रखते हैं। हम उनके अनुसार ही अपना व्यवहार करते हैं, उनके आचरण को, उनके आदर्शों को अपना आदर्श मानते हैं। तो इस प्रकार के समूह को संदर्भ समूह कहा जाता है। मर्टन का मानना है कि सापेक्षहीनता के कारण संदर्भ समूह का निर्माण होता है। लोगों को यह लगता है कि वो समूह ज़्यादा अच्छा है, तो व्यक्ति अपने आप को उससे जोड़ लेता है और उसमें एक सापेक्षहीनता की भावना आ जाती है। और ये जो सापेक्षहीनता की भावना ही संदर्भ समूह के निर्माण का आधार है। व्यक्ति किसी अन्य समूह को ऊंचा समझने लगता है और उसे अपने समूह से तुलना में उस समूह को अधिक श्रेष्ठ मानने लगता है। अब हम कई बार इसको अपने एक आम जीवन में एग्जाम्पल में हम देखें तो हम हमारे जो खान पान है, कल्चर है, उसको या अपनी भाषा है उसको हम हीन मान करके हम इंग्लिश भाषा को अपनी संदर्भ समूह या रेफरेंस भाषा मान लेते हैं। कई बार ऐसे इस तरह के हमारे विचार आ जाते हैं। तो ये संदर्भ समूह की अवधारणा हो गई। तो ये अन्य समूह जिसे व्यक्ति श्रेष्ठ मानता है, जिसका कि वह सदस्य बनना चाहता है और जिसके अनुरूप व्यवहार करने का, जिसके मूल्य और उसके जीवन के तरीकों को अपनाने का वह हमेशा प्रयत्न करता है, व्यक्ति का संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह सदैव सापेक्षहीनता के कारण ही नहीं बनते हैं, बल्कि कई बार व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं के कारण भी संदर्भ समूहों का निर्माण होता है। व्यक्ति अपने किसी परिस्थिति से संतुष्ट होते हुए भी किसी लक्ष्य विशेष की प्राप्ति के लिए अथवा अपनी किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी अन्य समूह को अपना संदर्भ समूह बना लेता है। जब व्यक्ति अपनी सामाजिक परिस्थिति में एक वर्टिकल जो चेंज की इच्छा रखता है तो परिणाम स्वरूप संदर्भ समूह उत्पन्न होता है। व्यक्ति को ऐसी स्थिति में संदर्भ समूह की जीवन की विधि को अपनाने और अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ता है। और ऐसा करने से वह उसे अपने पूर्वानुभासी समाजीकरण भी हम इसको कहते हैं, यानी कि जिस समूह में वह जाने का प्रयत्न कर रहा है, जिसको अपना वह आदर्श मानता है, तो उसके अनुसार पहले ही वह आचरण करने लगता है, पहले ही वह व्यवहार करने लगता है। तो इसको हम पूर्व समाजीकरण भी कहते हैं कि वो उस चीज़ को पहले समझता है कि ऐसे ऐसे करना है। जैसे हम माने कि एक छात्र आगे चलकर अगर नेता बनना चाहता है तो वह प्रारंभ में ही भाषण देने लगता है, लोगों के मार्गदर्शन करने और अपने व्यक्तित्व में एक नेता के गुण विकसित करने लगता है। उस नेता के गुण विकसित करने का वो निरंतर प्रयत्न करता है। तो वो जो नेता है, समूह है, उसको अपना संदर्भ समूह मानता है और उसके अनुसार वह अपने व्यवहार, अपने आचरण को करने लगता है। तो इस प्रकार से बनने वाले समूह को संदर्भ समूह, रेफरेंस समूह कहा जाता है। उसके बाद में आता है सामाजिक संबंधों के आधार पर बनने वाले समूह हैं। तो मैकाइवर और पेज ने, C.H. कुल्ले ने सामाजिक संबंधों के आधार पर समूहों को वर्गीकरण किया है। कुल्ले ने इसे दो भागों में बांटा, एक प्राथमिक समूह की अवधारणा और द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह वे समूह होते हैं जिनकी सदस्यता व्यक्ति जन्म से प्राप्त करता है और जो हमारे प्राथमिक होते हैं। धन्यवाद।